आजकल स्पेशली स्टूडेंट्स में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एक कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया है और अटेंशन का क्राइसिस है। आप कोटा की एग्जांपल ले लीजिए, कितने सुसाइड्स होते हैं कोटा में। बड़ी खबर जान लीजिए, कोटा से एक बार फिर सुसाइड का केस सामने आया है। बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर एक और कोचिंग छात्रा ने सुसाइड किया। व्हाट इज ई फास्टिंग? आप देखेंगे गीता में 3 योग बताए गए हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। तो अगर हम ये तीनों योग अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, लाइक यू सेड कि हैप्पीनेस क्लासरूम से मिसिंग हो गई है, ये वन ऑफ द रीजन है। आपके सारे सवालों का जवाब एक 5000 साल पुरानी किताब में मिल सकता है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। क्या आप अपने जीवन में, करियर में तनाव और उलझनों से जूझ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई ऐसा मैजिक मंत्र मिल जाए जो आपको इन सब से बाहर निकाल सके? आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूं कि आपके सारे सवालों का जवाब एक 5000 साल पुरानी किताब में मिल सकता है? जी हाँ, इस किताब का नाम है भगवद गीता। एंड आज की हमारी जो एक्सपर्ट है डॉक्टर साक्षी वर्मानी ऋषि, नॉट ओनली टीचेस इन अ यूनिवर्सिटी, शी टीचेस इन द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, शी टीचेस पोस्ट ग्रेड्स, अंडर ग्रेड्स एंड गाइड्स PhD scholars, but she herself is an expert researcher in Bhagavad Gita. She has completed her PhD in Gita. Welcome, Dr. Sakshi. We are so happy to have you here today with us to talk to our viewers, our listeners about how Bhagavad Gita can help them. So मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि कोई भी यंगस्टर आजकल जो बहुत लॉस्ट हैं, कंफ्यूज्ड हैं, who don't know in which direction they are going, do you think Gita can help them? A youngster maybe who is not even a very spiritual person or a religious person, do you think Gita has some answers for them also? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जिस तरीके से हम GPS को यूज़ करते हैं इन आर व्हीकल्स टू रीच आर डेस्टिनेशन, गीता एक्ट्स एज अ GPS फॉर ऑल द लर्नर्स। क्योंकि आज एग्जाइटी, स्ट्रेस, बहुत डिप्रेशन, बहुत से ऐसे कन्फ्यूजन एंड इवन इमोशनल डिलेमास आर देयर इन लर्नर्स लाइफ. So Gita acts as a GPS for all of them to reach their destination. So I consider, in one of my paper, I consider Gita as GPS, means that Gita practicing system. We have to practice each and every line of Gita in our life. Take one line, take one shlok every day, recall it, and then we see the reflection or we can say the result of it. तो ये बिल्कुल सही है कि गीता हर बच्चे को कन्फ्यूजन से, डिलेमा से बाहर निकालती है, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज़ अ वुका वर्ल्ड. तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है. तो कैसे अपने माइंड को स्टेबल करना है, कैसे सब रिलेशंस को मेंटेन करना है, गीता इज़ वेरी गुड इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल फॉर एवरी वन ऑफ अस. सो अगर अर्जुन आज का कोई स्टूडेंट होता, फैमिली प्रेशर में, इमोशनल प्रेशर्स, कन्फ्यूजन से जूझता हुआ, तो क्या लगता है आपको कि कृष्णा उसको क्या सलाह देते? अगर अर्जुन आज का 20 ईयर्स 18 ईयर्स लर्नर होता, तो कृष्णा उसको यही गाइडेंस देते दैट फोकस ऑन योर कर्मा. वी ऑल नो, वी ऑल रिकॉल दैट श्लोक फ्रॉम भगवद गीता विच इज़ फ्रॉम चैप्टर 2 47 श्लोक, जो कर्म के ऊपर ही बात करता है. तो the basic accountability and responsibility of every learner is to focus on their karmas. कि आपका जो काम है आपको उस पर फोकस करना है, whatever is the result. No doubt result matters a lot, but the thing is that when you focus on the process, that really matters. तो आपको अपने कर्म पे फोकस करना है, rest everything is in the hands of God. So it's not the destination, it's a journey that should give you pleasure. Yes, very true ma'am. सो प्रोफेसर, आजकल सारे स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स लाइफ के किसी भी फेज़ में आप देखिए लोग बर्नआउट और इमोशनल कन्फ्यूजन का शिकार हैं. तो उनके लिए आपको क्या लगता है गीता क्या शिक्षा देती है? ओके मैम, गीता इज़ बेसिकली द इमोशनल what we can say is process which really helps you in burnout. वो कैसे? अगर हम लर्नर्स की बात करते हैं तो गीता जो है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को कि हमने हार्ड वर्क किया. आप कोटा की एग्जांपल ले लीजिए, कितने सुसाइड्स होते हैं कोटा में ओनली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर. उन्हें लगता है हमने हार्ड वर्क किया, रिजल्ट नहीं आया, तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, एंड दे कमिट सुसाइड.
सिमिलरली ऑन द अदर साइड अगर हम एजुकेटर्स की बात करें, दे हैव एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटीज़ ऑन देयर शोल्डर, एंड ऑल्सो उनके ऊपर ये भी काम है कि घर के साथ साथ आपको जॉब को भी देखना है, जॉब के साथ साथ घर को भी देखना है। गीता का चैप्टर 6 जिसमें योग की बात की गई है, वो ये कहता है कि आपको बैलेंस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आप देखेंगे गीता के हर एक चैप्टर में, हर एक श्लोक में आपको ज़िंदगी जीने का सलीका बताया गया है। तो दैट इज़ वाई दिस टेक्स्ट which is considered as an instructional module for every one of us, not only for educators, not only for learners, even for individuals, how to make balance in life. अगर बच्चा और एजुकेटर दोनों अपने काम में बैलेंस समझ ले तो ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो जितने इमोशनल टर्मोइल्स, इमोशनल बर्नआउट्स हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, दैट्स सो नाइस। आपने अभी योगा की बात की और ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक दिन हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, देन दैट इज़ योगा। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज गीता से अबाउट योगा? मैम, गीता योगा के बारे में ये कहते हैं, बहुत से हम मतलब यहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि योगा इज़ व्हाट बेसिकली आप माइंडफुल एक्सरसाइजेस कर लीजिए, आप योगासन्स कर लीजिए, आपने योगा कर लिया। दैट इज़ जस्ट अ नैरो कंसेप्ट ऑफ योगा। बट अगर आप गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो योग आपको हर एक चीज़ में दिखेगा, यानी योर माइंडफुल ईटिंग, your mindful relations, your mindful exercises, your mind is in mindful situation. So that is yoga कि आपको बैलेंस हर लाइफ में हर मोड पे रखना है। That is considered as yoga. आप देखेंगे गीता में 3 योग बताए गए हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। तो अगर हम ये तीनों योग अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो आई थिंक वी आर द लकीस्ट वन टू लीव अ कंटेंटेड लाइफ। साक्षी जी, आप क्लासरूम में गीता के प्रिंसिपल्स को कैसे इंटीग्रेट करती हैं बिना इसको ओवरटली रिलीजियस बनाए? गीता मैम, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि इट एक्ट्स एज एन इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल फॉर एवरी वन ऑफ अस। तो गीता को तो हम रिलीजियस उस पर लेके ही नहीं जा सकते, बिकॉज ये वो टेक्स्ट है जो आपको ज़िंदगी के लाइफ लेसन सिखाता है। तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासरूम इंटीग्रेशन ऑफ गीताज लाइफ स्किल्स और लाइफ लेसन्स, तो जहाँ पर हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं, आप देखेंगे गीता में जब स्टार्टिंग में अर्जुन इज़ नॉट अवेयर अबाउट हिज ओन सेल्फ, तो उसको जब ये अवेयरनेस भगवान कृष्ण ने एज अ गाइड, एज अ फिलोसोफर, एज अ काउंसिल उन्हें ये रियलाइज़ कराया कि व्हाट इज़ योर कर्मा, हाउ यू रियलाइज्ड योर कर्मा। तो आप इस तरीके से आप देखेंगे क्लास में यू इंटीग्रेट स्किल्स ऑफ गीता इन स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज़, लाइक डिबेट करवा सकते हैं आप, ठीक है। आप जब क्लास में प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ कराते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं बच्चों को, तो उन्हें टीम वर्क सिखाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने भी तो ये बोला है कि साथ में रहिए। आपको जो है अपने कर्म को अगर करना है तो, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपको रिलेशंस को रिस्पेक्ट करनी है। तो आप देखेंगे आज के बच्चे मे बी ड्यू टू द सिनेरियो कि मोस्ट ऑफ अस हैव दैट वन चाइल्ड सिस्टम एट आवर होम, तो एक सिंगल चाइल्ड है, उसे यही नहीं पता कि हमें कोऑपरेशन कैसे करना है, शेयरिंग कैसे करना है। तो गीता में तो आपको यही चीज़ सिखाई जाती है कि आपको हर रिलेशंस को किस तरीके से निभाना है। तो व्हेन यू डू सम गिव सम प्रोजेक्ट टू योर लर्नर्स, तो आप देखेंगे वो टीम वर्क सीखते हैं, वो पेशेंस सीखते हैं, उनके अंदर एम्पैथी आती है, इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़, थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यू इंटीग्रेट द टीचिंग्स ऑफ गीता इन द क्लासरूम। सो क्या आपके क्लासरूम का कोई ऐसा मोमेंट है जहाँ गीता ने किसी का ट्रांसफॉर्मेशन किया हो, या समथिंग लेड टू सम वेरी गुड रिजल्ट्स? मैम, एक इंसिडेंट मुझे याद है। इट वाज इन 2019 और 20 ड्यूरिंग कोविड टाइम, स्टार्टिंग का ही था वो, जिसमें एक बच्चे का जो है इंटरनल असेसमेंट में ही गॉट फेल। रीज़न कुछ भी था, उसने बोला कि मेरे फैमिली में कोविड हो गया था, मैं इंटरनल असेसमेंट नहीं ढंग से कर पाई। तो शी फेल्ट वेरी डिप्रेस्ड, बट द थिंग इज़ दैट कि आई नो व्हाट एग्जैक्टली गीता टीचेज अस। तो मैंने वही स्किल्स उसके अंदर डालने की कोशिश की कि बेटा कोई बात नहीं, व्हाट इज़ दिस सिनेरियो, दैट इज़ नॉट इन योर हैंड। कंट्रोल हमारे एनवायरनमेंट इज़ नॉट इन आवर हैंड कि हम उसे कैसे कंट्रोल करें, बट व्हाट इज़ देयर इन आवर हैंड इज़ that process, that journey, how to make that journey useful और purposeful। तो हमें जो है, जो हमारे हाथ में है, जो हमारे कंट्रोल में है, it's better to focus on that। तो उसे
कुछ कुछ बातें ये समझ आई, तो देन नेक्स्ट डे जब पहले उसे ये लगा कि अब मैं 1 वीक क्लास में नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं क्लास में पीयर्स को क्या मुंह दिखाऊंगी, बच्चों के अंदर ये एक वो आप ये कह सकते हो आइडेंटिटी इमेज वाला जो है कि मेरी वो ज़ीरो हो गई, तो मैं कैसे क्लास में बच्चों को मुंह दिखाऊंगी। बट जब मैंने उसको बहुत प्यार से काउंसल करते हुए ये चीज़ समझाई, तो वेरी नेक्स्ट डे शी केम इन द क्लास एंड शी टोल्ड मी कि मैम जो आपने बोला था, आई वेंट बैक टू माई प्लेस और मैंने गीता को यूट्यूब पे सुना और देन आई रियलाइज कि नहीं, what is there in my hand, that is to do the karmas and to enjoy that process. तो result is not in my hands, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। तो जो चीज़ मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती, मैं उसको उस पर कैसे फोकस करके अपनी लाइफ को स्टॉप करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दैट गर्ल ऑल्सो, एंड दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट और अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ माइंड ऑल्सो, येस, कि इट इज़ अ वेरी गुड एंड रेलिवेंट एग्जाम्पल एंड रियल लाइफ सिनारियो wherein I got to realize that कि yes, Geeta really helps many of us. सो आपको लगता है कि प्रेजेंट में जो लोग इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, जो इतनी सारी परेशानियां, जो मेंटल टर्मोइल, जो इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा एक कारण यही है कि वो सब चीज़ों में अपना इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं और सिर्फ अपने काम पर फोकस नहीं करते? मैम, ये वन ऑफ द रीज़न है, बिकॉज आप ये देखेंगे लाइफ में प्रॉब्लम किसे आती है, सबके पास है। आई ऑलवेज टेल माई trainees, tell my teachers, tell my learners in the class and outside the classroom scenario where I am going to train the teachers also, I give this just one simple example of life, that what is life. Life is just like a image in the ECG machine. We see that ups and downs of that ECG machine, that means we are living, but when we see the straight line, that means we are dead. So life is a name of ups and downs. तो फिर हम इससे क्यों घबराते? वाई नॉट टू बी रेजिलियंस इनफ टू फेस ऑल दी सेटबैक्स इन लाइफ? तो गीता इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट विच रियली हेल्प्स यू, जो आपको ये सिखाता है कि आपको लाइफ के सिनारियोज को कैसे फेस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट ओनली कि क्लासरूम सिनेरियो फेस करना, देयर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस इन दी क्लासरूम ऑल्सो, बट देयर आर इन नंबर ऑफ चैलेंजेस इन आर रियल लाइफ wherein we have n number of relations with us. तो diversified group सिर्फ क्लासरूम में नहीं होता, हमारी ज़िंदगी में भी है। So we have to make balance between each one of us. आजकल स्पेशली स्टूडेंट्स में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एक कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया है और अटेंशन का क्राइसिस है। सो इस क्राइसिस को आपको क्या लगता है गीता कैसे एड्रेस करती है और कैसे सॉल्व कर सकती है? मैम, आपने क्वेश्चन ये बहुत रेलिवेंट पूछा, बिकॉज दैट क्वेश्चन इज़ द नीड ऑफ द आवर। अब मैं आपसे पहले एक चीज़ पूछूंगी कि स्टूडेंट्स में इंस्टेंट ये आप जो कह रहे हैं डिस्ट्रैक्शन और ये बहुत दूरियां रिलेशंस में क्यों आई हैं, व्हाट इज़ द रीज़न मैम? मुझे लगता है कि मे बी इट्स द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हर कोई इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू देम प्रेफर्स टू स्क्रॉल मे बी रील्स ऑन द फोन, एंड इसलिए बहुत ज़्यादा अटेंशन उनका डेफिसिट हो गया है। क्लासरूम में बैठ के जहाँ हम लोग पहले घंटों बच्चों को पढ़ा सकते थे, अब आजकल उनका मन ही नहीं लगता है। वेरी ट्रू मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। इसका एक और कॉज क्या है जो बहुत ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते, दैट इज़ वो गैप बढ़ता ही जा रहा है मैम रिलेशंस में, जो इमोशनल बॉन्डिंग, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, वी कंसिडर आवरसेल्फ एज सोशल बींग्स, एज इमोशनल बींग्स। अगर हम कोविड टाइम को याद करें तो कोविड में क्या था मैम, हम व्हाट पार्ट वी मिस्ड इन कोविड, कि हमारा इंटरेक्शन विद आवर लर्नर्स इन द क्लासरूम वाज मिसिंग, और इसीलिए बहुत सारे बच्चे बड़े सब लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए, क्योंकि लोगों से बातचीत नहीं हो पाती थी, मुलाकात नहीं हो रही थी। क्योंकि हम ऐसे नहीं है ना, कहते हैं कि वी आर सोशल बींग्स, हमें अपनी छोटी से बड़ी रिक्वायरमेंट के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो आज जो प्रॉब्लम आ रही है, जो आपने बोला कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज से गुजर रहे हैं, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी विच वी आर यूजिंग, क्योंकि हमने उसको ही अपनी ज़िंदगी बना ली है। हमारे रिलेशंस, हमारे पेरेंट्स कहीं दूर हमसे चले गए हैं। सबसे बड़ा कॉज इज़ दैट वी आर राइट नाउ वी आर नॉट लिविंग इन जॉइंट फैमिली। इट्स नॉट बैड थिंग, मे बी देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अपग्रेड आवर स्टैंडर्ड, हमें जॉब्स के लिए मूव ऑन करना है। बट वॉट इज़ दैट मिसिंग, दैट कि घर पे अगर 3 लोग हैं, तीनों अपने मोबाइल्स पे बिजी हैं, why not to have that digital e-fasting,
बहुत ज़रूरी है. वी ऑल यूज़ टू मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी. वाई नॉट टू हैव डिजिटल ई फास्टिंग. तो ई फास्टिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. इट्स ऑल्सो इन द क्लासरूम. आई जस्ट गिव वन एग्जाम्पल ऑफ माई क्लास दैट के भाई के कहते हैं उसमें हम मोबाइल साइड पे रख देते. It's a exercise that we have done in digital detoxification workshop that resource person told us कि आप 1 घंटा एटलीस्ट ऐसा रखिए जिसमें अपने मोबाइल्स अपने से दूर कर दीजिए. Then see the realization of yourself, realization of your mind. तो गीता भी तो आपको ये सिखाती है अपनों में रहिए. तो वो पार्ट तो हमने छोड़ ही दिया ना. तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल. ट्राई टू imbibe this skill in your classroom and at your home also. That e-fasting is very much required nowadays days to have that good concentration, have that good focus. So this is such an amazing idea. I mean, tell me more about it. What is e-fasting? क्योंकि लोग खाने के लिए तो फास्ट कर रहे हैं, पानी का फास्ट कर रहे हैं, लेकिन e-fasting that's absolutely new. So e-fasting is basically electronic fasting. That means कि आप अपने मोबाइल को एक ऐसा जोन बनाइए in your classroom और at your home कि जहाँ पर आप घर के जितने भी लोग हैं सबके मोबाइल्स वहाँ पे रख दीजिए. स्टार्टिंग फ्रॉम 15 मिनट्स 20 मिनट. जैसे कहते हैं ना हम मेडिटेशन करते हैं तो हम एकदम से 1 घंटा नहीं बैठ सकते. हमें 5 मिनट से स्टार्ट करना चाहिए, फिर धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना चाहिए. सिमिलरली आप 15 मिनट, क्योंकि इस डिवाइस को अगर हम देखें, ये डिवाइस आज हमारी ज़िंदगी बन चुका है, तो हम क्यों ना इसे 15 मिनट से शुरुआत करें कि घर के सभी लोग अपने फ़ोन वहाँ रख दें और वो 15 मिनट आपस में बात करें. तो ये जब रूटीन में आपकी आ जाएगा ना, जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तो आपको लगेगा ई फास्टिंग ने तो आपकी लाइफ को ही चेंज कर दिया. तो वो कंसंट्रेशन, फोकस और वो माइंडसेट आपका वापस से रिवाइव हो जाएगा. अरे वाह, दैट्स सो अमेजिंग. इनफैक्ट NEP 2020 में इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को दोबारा से रिवाइव करने की, इंट्रोड्यूस करने की, प्रमोट करने की बात कही गई है. आप उसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखती हैं? हाउ डू यू सी इट? मैम, NEP 2020 talks about that Panchkosh Vikas of a child. So this is basically in Indic perspective. जैसे हम B.Ed में भी when I taught in B.Ed colleges, तो वहाँ पे हम overall development की बात करते थे, बच्चे की harmonious development की बात करते थे. Now in Indian perspective this is considered as a Panchkosh Vikas. आप देखेंगे आज जो बच्चा है हमारा कैसे खाना खाता है. अगर हम अपने आप को भी देख ले, being as an educator, हम रोटी को रोल करते हैं और सीधा खा लेते हैं. हम ये नहीं फील करते खाने में नमक ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा है. तो ये चीज़ जो है, आप ये देखिए, माइंडफुल ईटिंग ही नहीं है हमारी. तो जो हम अन्नमय कोश की बात करते हैं, दैट इज़ ज़ीरो इन आवर पार्ट, है ना. हम प्राणमय कोश की बात करते हैं. हमें स्पेशली योगा क्लासेस में या माइंडफुल क्लासेस में ये बताया जाता है कि आप जो हैं अपनी सांसों को महसूस करिए. क्या कभी हमने महसूस किया है? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज़ रनिंग वेरी फास्ट. तो हमें पता ही नहीं है हम कितनी सांसें ले रहे हैं. आप 1 मिनट साइलेंस जब आप रखते हैं ना, 1 मिनट ऑफ साइलेंस, इमेजिन योर जो ब्रीदिंग है वो आपको महसूस होगी, बट दैट इज़ मिसिंग. तो जितने ये 5 कोश हैं, इनका विकास जो है ना, ये अलग से नहीं करवाया जाता. वी हैव टू इंटीग्रेट विद द मेन स्ट्रीम कोर्सेज लाइक आप. आई थिंक हमारे बहुत सारे लिसनर्स, व्यूअर्स नहीं जानते होंगे कि पंचकोश क्या है, तो थोड़ा सा आप उसको डिटेल में बता सकेंगे? पंचकोश बेसिकली हमारे 5 विकास हैं जिसको हम बेसिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं. तो अन्नमय कोश, दैट इज़ हाउ यू ईट इन अ बेटर वे, योर माइंडफुल ईटिंग, जहाँ पर आपकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है. प्राणमय कोश, जहाँ पे आपकी माइंडफुल आपकी जो मेडिटेशन और जिससे आप अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को वो स्ट्रॉन्ग करते हैं. देन आपका आता है विज्ञानमय कोश, योर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. सो जो हम 5 डेवलपमेंट्स की बात करते हैं वो इसमें. देन आपका मनोमय कोश, योर इमोशनल डेवलपमेंट. एंड द लास्ट वन विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द आनंदमय कोश, द ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड. तो आनंदमय, जैसे आप ही के यहाँ पर CBSE में या डेली स्कूल्स में हैप्पी क्लासरूम्स का वो दौर आया था. तो आप ये देखिए मैम, हमारे टाइम पे कभी कोई ऐसा करिकुलम नहीं बनाना पड़ा. आई थिंक यू आर अग्री विद मी कि जहाँ पर हैप्पी क्लासरूम्स हमें बनानी पड़ रही थी कि हमें ऐसा कोर्स बनाना है, साइंस ऑफ हैप्पीनेस और हैप्पी क्लासरूम्स. बट आज इन चीज़ों की क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि वी आर नॉट हैप्पी फ्रॉम विद इन. वी आर हैप्पी विद द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, नॉट विद आवर इनर हैप्पीनेस. जो सुकून हम सबको चाहिए, दैट इज़ मिसिंग इन आवर लाइफ. यस, आई मीन एज CBSE ट्रेनर्स हम लोग हैप्पी क्लासरूम्स की वर्कशॉप कराते हैं, एंड दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ बिकम सो इम्पॉर्टेंट
लाइक यू सेड कि हैप्पीनेस क्लासरूम से मिसिंग हो गई है एंड वी नीड टू फाइंड इट। सो आजकल के क्लासरूम्स में डॉक्टर साक्षी कैसे गीता जैसे उपनिषद जैसे टेक्स्ट को लाया जा सकता है बिना रेजिस्टेंस के, इसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे रेलेवेंट बना सकते हैं? मैम जैसे अभी हम बात ही कर रहे हैं स्टार्टिंग से कि गीता इज़ नॉट ओनली अ रिलीजियस टेक्स्ट बट इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल विच रियली हेल्प्स अस इन लीडिंग अ कंटेंटेड लाइफ एंड अ पीसफुल लाइफ। तो हम गीता, उपनिषद, वेदास की अगर हम बात करते हैं, आप देखिए हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आज हम मेडिटेशन या योगा डे की बात करते हैं तो हम कहते हैं हाँ वेस्ट ने ये चीज़ लेकर आई, बट इट इज़ देयर इन आवर कल्चर इटसेल्फ। यहाँ पे आप देखेंगे आज हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं तो वो भी हमारे ही आयुर्वेद और हमारे ही यहाँ से लेकर गया है कॉन्सेप्ट। तो आर इंडियन नॉलेज सिस्टम इज़ वेरी रिच। तो गीता और उपनिषद या वेदास को हम क्लासरूम में लाएं, हम मॉर्निंग असेंबलीज में मैम ऐसे कुछ थॉट्स को लेकर आएँ जिसमें पूरा स्कूल उस थॉट को ग्रैब करे। हम डिफरेंट सेलिब्रेशंस करते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स की, तो हम उनमें कैसे वो कोर वैल्यूज़ को क्योंकि आप अगर देखेंगे ना वैल्यू एजुकेशन अलग से पढ़ाओगे तो बच्चा नहीं सीखेगा, उसे लगेगा हम सिर्फ प्रीचिंग कर रहे हैं। बट अगर हम क्या कहते हैं इंटीग्रेट करें इन दी मेन स्ट्रीम, अगर फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा रहे हो या अगर आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ा रहे हो तो आप उसमें इमोशंस को तो टच करेंगे। तो आप आईकेएस पॉइंट ऑफ व्यू से या गीता पॉइंट ऑफ व्यू से आप इमोशंस को रसाज में लेकर आइए, आप आर्ट थेरेपी कराइए, आप डांस थेरेपी कराइए। आप देखिए जो लोग डांसर्स होते हैं, क्लासिकल डांसर्स, उनके हर मूव में आपको इमोशंस दिखता है। आप आर्ट थेरेपी कराएं, आप देखिए बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कुछ भी नहीं बनाते, एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है लेकिन वो इमोशंस एक्सप्रेस करती है। तो हम ऐसे ऐसे कंटेंट्स को, कंपोनेंट्स को अपने आईकेएस से लेकर मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेकर आएँ, जिसमें हम क्लास में डिबेट्स करा सकते हैं, हम मॉर्निंग असेंबलीज में इस चीज़ को लेकर आ सकते हैं। वी ऑल्सो डू रोल प्लेज ऑन डिफरेंट हमने सपोज 5 पांडव का रोल प्ले किया, ऐसा नहीं है हम सिर्फ महाभारत को या गीता का प्रचार कर रहे हैं, 5 पांडव के भी अपने रोल्स हैं। एंड यू नो वन थिंग विच रियली आई गॉट टू नो राइट नाउ फ्रॉम द पास्ट 1 month, I am also doing a course on awakening inner presence from conducted by Indian Institute of Wisdom, US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ पर मैंने ये समझा कि ये 5 पांडव्स आर देयर इन अस ऑल्सो। तो ऐसा बाहर नहीं हमें ढूंढना, नकुल भी मेरे अंदर है, अर्जुन भी मेरे अंदर है। सो ये 5 पांडव आर दी 5 कॉम्पिटेंसेस, 5 स्किल्स। तो वो कब कब उभर के बाहर आती है, तो आर इंडियन टेक्स्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। सो साक्षी जी, एनईपी या एनसीएफ के नए फ्रेमवर्क में गीता जैसे टेक्स्ट को असेसमेंट, मेंटल हेल्थ या वैल्यू एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देख सकते हैं? ओके मैम, जैसे आपको पता है कि आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत चल रहे हैं और हर एक ऑर्गेनाइजेशन बात करता है कि हमें मेंटल हेल्थ को कैसे रिजॉल्व करना है। तो हम गीता के ऐसे मॉड्यूल्स बना सकते हैं जो मेंटल हेल्थ को ओवरकम कर पाएँ। डिफरेंट असेसमेंट टूल्स ऑल्सो, लाइक साइकोलॉजी में वी हैव डिफरेंट टूल्स टू असेस द पर्सनैलिटी ट्रेट्स, टू कोप अप, हाउ टू कोप अप विद योर मेंटल हेल्थ स्टेटस एंड ऑल दैट। तो हम गीता के भी ऊपर गीता बेस्ड असेसमेंट टूल्स बना सकते हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ओवरकम करें। उन्हें हम क्लासरूम्स में प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट सेशंस के माध्यम से आप ये कहिए कि हम बच्चों को जज कर सकते हैं उनका मेंटल लेवल अब कहाँ तक पहुँचा है। रही बात वैल्यू एजुकेशन की, तो वैल्यू एजुकेशन के लिए हम लोग, जैसे मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि 5 पांडव्स हमारे ही अंदर हैं, तो हम वो रोल प्लेस करवा कर वैल्यू एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हम वैल्यू एजुकेशन के लिए हम मॉर्निंग असेंबलीज जो हैं वो कंडक्ट करा सकते हैं। हम एक थीम ले लें, ऑनेस्टी ले लिया हमने, जो है रिलेशनशिप ले लिया हमने, एम्पैथी ले लिया। अब देखेंगे वैल्यूज़ पढ़ा कर नहीं आती, वो सेंसिटाइजेशन हमारे अंदर होनी चाहिए और वो तभी पॉसिबल है जब हम ऐसे टेक्स्ट को बच्चों के साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। I mean, not only Gita, even there are so many stories in Mahabharata which can offer amazing life lessons for people who are at the crossroads in life, or
जो कभी भी किसी भी कंफ्यूजन या दोराहे की स्थिति में है, Very तो true. बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जहाँ से आपको गुड मॉरल लेसन्स मिल सकते एंड हैं। मैम हम गीता में अगर बात करें तो हम हमेशा भगवान कृष्ण और अर्जुन की बात करते हैं। अगर आप भीष्म पितामह को देखेंगे, उन्होंने भी बहुत अहम रोल अपनाया था, मतलब उनकी लाइफ में था। उनसे भी हमें कितनी लेसन्स मिल सकते हैं। धृतराष्ट्र का रोल, दुर्योधन का रोल, कर्ण का रोल, कर्ण को तो कोई याद ही नहीं करता। हम कहते हैं कि वो दानवीर कर्ण था, उनकी तरह दान कोई नहीं कर सकता। तो आप ये देखिए कि उन्होंने भी कहाँ पर फ्रेंडशिप को इम्पोर्टेंस देते हुए उन्होंने बाकी सब चीज़ों को पीछे, उन्हें पता था वो मर जाएंगे, लेकिन ही हैज़ गिवन दैट रिस्पेक्ट टू हिज फ्रेंड। तो आप देखिए ये चीज़ें, आज ट्रस्ट की बात हम करते हैं, तो ये सारे वैल्यूज़ हमें गीता में मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है ये बहुत महान टेक्स्ट है जो एक्चुअल में हम सबको एक बार लाइफ में ज़रूर पढ़ना चाहिए। एब्सोल्युटली। आई मीन धृतराष्ट्र को सब लोग इतना विलेन समझते हैं, बट बिलीव मी, जिस दिन अपने बच्चे की बात आती है, हम सब में एक धृतराष्ट्र है। वेरी ट्रू मैम, वेरी नाइस। सो आप अपने बच्चे की जो है कमियां कभी देख ही नहीं पाते हैं। सो वी आर ऑल ब्लाइंड व्हेन इट कम्स टू योर ओन चिल्ड्रन। I mean, I see so many parents when they come for counseling, when they come for issues, and it's very difficult to see to have a parent understand where their child is going wrong. So क्यों धृतराष्ट्र कोई अकेले नहीं थे, हम सब धृतराष्ट्र हैं। तभी मैंने कहा ना कि अगर हम ध्यान से गीता को पढ़ें तो एक एक रोल हमें अपनी लाइफ में एक एक एक्सपीरियंस में वो दिखता है कि एक टाइम हम धृतराष्ट्र बनते हैं, एक टाइम हम अर्जुन बन जाते हैं, एक टाइम हम युधिष्ठिर बन जाते हैं। तो कभी कभी कर्ण बनने की भी जरूरत है। वेरी ट्रू। सो साक्षी जी, आपका गीता के लिए रुझान कैसे बना? कोई पर्सनल या स्पिरिचुअल मोमेंट था विच लेड यू इन दैट डायरेक्शन? मैम मेरे घर पे मैंने शुरू से भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सुना है, और हर बार ये लगता था कि व्हेन आई वाज इन जम्मू यूनिवर्सिटी डूइंग माय मास्टर्स इन एजुकेशन, तो उसके बाद ये लगा कि मुझे पीएचडी करनी है, तो पीएचडी लेकिन करूँगी तो भगवत गीता पे करूँगी। ऐसा पता नहीं क्यों वो कहते हैं ना, एक कनेक्शन होता है कि आपको इस लाइन में जाना है, इस पाथ पे, ये जर्नी आपको अपनी वो करनी है। दूसरा मैम, लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे। इट्स नॉट ओनली कि वो मुझे वीक करते हैं, वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। तो आई ऑलवेज बिलीव दैट देयर इज सम सुप्रीम पावर जो आपको सपोर्ट कर रही है, जो आपको बैलेंस, आपको कह रही है यू हैव टू मेक दैट बैलेंस इन योर लाइफ। तो मुझे लगा कि नहीं, जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती थी, यू सी लॉर्ड कृष्णा, और उनकी आंखों में जब आप देखते हो तो आपको लगता है नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा दोस्त है, कोई ऐसा है कनेक्ट जो आपको कह रहा है कि आई एम विद यू। तो लगा नहीं, मुझे इस जर्नी को और थोड़ा जीना है। तो क्योंकि एक बहुत पर्सनल टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का, जो मैं चाह रही हूँ कि अभी ना ही डिस्क्लोज़ करूँ, क्योंकि आपके सामने मैं भी रो पड़ूँगी। तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जिसने मुझे इस तरफ को बहुत ज़्यादा मेरा झुकाव इस तरफ ज़्यादा किया कि मैं बहुत सेंसिटाइज हुई। और फिर उसके बाद मुझे लगा नहीं, इफ़ आई एम एबल टू कोप अप विद ऑल माई थिंग्स जो मेरे को इमोशनल टर्मोइल से बाहर निकाला, तो वाई नॉट माई लर्नर्स ऑल्सो। तो मैंने फिर ये स्प्रेड करना शुरू किया कि नहीं, आपने बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं कि आजकल गीता, आपने सुना भी होगा कि इवन अहमदाबाद के एयरप्लेन क्रैश में Gita was found which was undamaged despite all the carnage, everything got burned down, but the Gita was still there. So आप बेशक physical miracle में ना भी believe करें, still at a symbolic level I think it's very important to realize कि ये जो text हैं, इनमें जो truths हमारे साथ share किए गए हैं, they are eternal truths। वो ऐसे शाश्वत सत्य हैं जो हमेशा पहले भी काम आते थे और अभी भी आज की लाइफ के चैलेंजेस में भी बहुत हमारे काम आ सकते हैं। आपने बीएड से लेकर पीएचडी तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, इन सब में आपको क्या एक कॉमन ह्यूमन नीड नज़र आई? मैम, इन सब में कॉमन ये चीज़ है कि मैं कौन हूँ एंड व्हाट इज़ माय प्लेस इन लाइफ। हर बच्चे के अंदर ये चीज़ है कि ये चीज़ अगर मैंने अचीव करनी है तो कैसे करनी है, और जब अचीव कर ली तो व्हाट इज़ माई प्लेस इन दैट थिंग। वो प्रोसेस वाला पार्ट ना हर कोई मिस कर जाता है, तभी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कॉमन तो हर एक में ये है कि मेरा वजूद क्या है, व्हाट इज़ माई सेल्फ आइडेंटिटी। आई थिंक ये बहुत कॉमन है, और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि सेल्फ आइडेंटिटी पे बहुत फोकस करते हैं एंड अदर्स आइडेंटिटी जो एसोसिएटेड विद देम है उसको लूज़ कर जाते हैं।
No doubt, I always tell my learners, first love yourself. That is very important. क्योंकि जब तक हम अपने आप से प्यार, तो अपने आप से प्यार करना is not selfishness. It's about you have to be aware about your emotions, your mindful activities, your inner peace, योर इनर प्रॉब्लम्स. जैसे हम साइकोलॉजी में स्वॉट एनालिसिस कराते हैं, तो आपको आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस पता होना बहुत ज़रूरी है. स्वॉट एनालिसिस का जैसे मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताया, वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि उनकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है. तो जब पता ही नहीं होगा तो वो कैसे एनालिसिस करेंगे उसका. तो ये बहुत ज़रूरी है. और यही मैम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको गीता की टेक्स्ट में दिखती हैं. जैसे भगवान कृष्ण ने क्या किया था, अर्जुन को सिर्फ सेल्फ अवेयर्ड किया था कि राइट नाउ यू आर इन इमोशनल टर्मोइल, अब तुम इससे बाहर निकलो बिकॉज योर कर्मा इज राइट नाउ टू डू द फाइट. तो सिमिलरली जो भगवान कृष्ण ने किया, हम एजुकेटर्स को भी अपने लर्नर्स को यही सिखाना पड़ता है. इनफैक्ट आई थिंक आजकल की प्रॉब्लम्स का वन ऑफ द बिगेस्ट रूट्स इज दैट वी आर नॉट सेल्फ अवेयर. लोग अपनी इमोशंस के लिए ही अवेयर नहीं होते. आपके अपने ट्रॉमास, अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है जिसको फिर आप दूसरे लोगों पर प्रोजेक्ट करते हो, एंड दैट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट. वेरी ट्रू. अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई व्हाट इज इट दैट यू हैव नॉट डेल्ट विद, कि ये जो मेरा एंगर अंदर से आ रहा है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ मी, बट बिकॉज ऑफ समथिंग, यू नो, सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इशू दैट आई हैव नॉट टेकन केयर ऑफ, देन यू नो देयर वुड बी प्रॉब्ली नो कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप्स. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैम आपके लिए भी अगर मैं बात करूं कि कब आपको ये रियलाइज़ हुआ, क्लासरूम में कोई ऐसा टीचिंग मोमेंट या वेर यू रियलाइज्ड दैट यू नो टीचिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट सिलेबस बट इट्स मच मोर देन दैट? Ma'am, one of the student who basically belong to a very not sound family. ठीक है, बहुत बार हम ये देखते हैं, खासकर स्कूल्स में तो देयर इज़ कैटेगराइजेशन ऑफ EWS, बट अगर हम कॉलेजेस में देखें तो ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं होता, बट देख के पता लग जाता बच्चा बिलोंग्स टू अ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड फाइनेंशियली मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी. तो उस बच्चे को जैसे होता है ना, बहुत से टीचर्स ऐसे कर जाते हैं, ऐसा होता है कई बार इंटेंशन भी नहीं होता बट हो जाता है उनसे कि निगलेक्ट हो जाता है वो बच्चा. तो जब क्लास में मैं एक बार गई और वो बच्चा बहुत शाई नेचर का था, उस क्लास ओवर होने के बाद उसने सिर्फ एक चीज़ मुझे बोली, मैम आज आपने मुझे सुना तो मैंने पढ़ना शुरू किया. तो वो लाइन आज भी अगर मैं बोलूँ तो मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं कि आपने मुझे सुनना शुरू किया और मैंने एजुकेशन को समझना शुरू किया. तो इट मीन्स व्हाट इज़ मिसिंग इन टुडेज क्लासरूम इज़ दैट बॉन्डिंग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अटेनिंग डिग्रीज एंड हैविंग मोर एंड मोर ऑफ क्वालिफिकेशंस. एजुकेशन इज़ बेसिकली दैट कनेक्शन विद योर लर्नर. आप क्यों इस फील्ड में हैं, आप क्यों इस प्रोफेशन में हैं, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद इन नंबर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स इन योर लाइफ, और आप ही हैं जो उनकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं. तो जब आप ही उन्हें नहीं सुनेंगे तो आई कंसिडर एजुकेशन एज अ गाइडिंग लाइट फॉर ऑल द लर्नर्स. हम लोग अपने ट्रेनिंग्स में भी अपने सारे टीचर्स को यही सिखाते हैं दैट वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज develop a connect with your students. Yes. So it's not about teaching the subject that you are teaching, it's about teaching the students that you are teaching. I mean, you are dealing with live human beings full of emotions. If you will be able to connect to them at an emotional level, they will also reciprocate your feelings in a similar manner, right? अगर आपने क्लास को ऐसे ही पढ़ा के चले गए तो शायद वो बच्चे भी आपको कभी याद नहीं रखेंगे. तो साक्षी जी, अब कुछ फन हो जाए, एक रैपिड फायर के लिए तैयार है? यस मैम. सो व्हाट गाइड्स योर टीचिंग स्टाइल, कर्म, भक्ति या ज्ञान? कर्मा, because I believe in karmic philosophy, that it is the highest philosophy. If you do your karmas in a right way, definitely you will get everything in life. कोई एक श्लोक जो हर टीचर या हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए? मैम, फ्रॉम चैप्टर 2 श्लोक नंबर 47. अरे वो तो मैम मेरा भी बहुत ही फेवरेट श्लोक है. इट्स द सेम, कर्मण्येवाधिकारस्ते. यस. क्या मैं इसको गा सकती हूँ थोड़ा सा? श्योर मैम, श्योर. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो
माते संगोत्व कर्मणि। वेरी नाइस मैम, यू हैव अ वेरी गुड वॉइस। तो थैंक यू मैम। हमारे व्यूअर्स को लेकिन इसका मतलब समझा दीजिए। हाँ मैम, इसमें बेसिकली यही बोला गया कि वी हैव टू फोकस ऑन आवर कर्मास। अगर हम कर्म पे फोकस कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द आउटकम्स, एंड आउटकम्स जो हैं वो हमारे हाथ में ही नहीं है, दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उस पर पूरी ज़िंदगी रोते रहते हैं, और जो कंट्रोल में है उस प्रोसेस को भूल जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फोकस ऑन योर कर्मास, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस श्लोक इज़ नॉट ओनली for educators, for learners, but it's I think for every one of us. अगर हर ड्यूटी हम अपनी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और फुल ऑफ अकाउंटेबिलिटी से निभा रहे हैं, तो आई थिंक हर रिलेशन, बेशक वो स्टूडेंट टीचर का है, बेशक वो अपने स्पाउस के साथ है, आप देखेंगे कितने ऐसे इश्यूज हम मीडिया में सुनते हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम सब अपने कर्म से भटक रहे हैं, तो हम अपनी ड्यूटीज़ को ओवरलुक कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तो आप जब गीता को पढ़ते हो तो यही सब स्किल्स आपके अंदर आती हैं कि व्हाट इज़ योर कर्मा, यू हैव टू फोकस ऑन इट। यस, एंड अच्छे कर्म करें। यस, आपने रिलेशनशिप्स की बात की, और आजकल जिस तरह के रिलेशनशिप्स के हम सुन रहे हैं, वो प्रॉब्लम यही आ रही है कि भाई आप सोचते ही नहीं कि आपकी क्या ड्यूटी है, आपका क्या अधिकार है। उसका मैम एक रीज़न ये ना, वी हैव एन नंबर ऑफ डिज़ायर्स। आप देखिए ना, ज़िंदगी में हर चीज़ तो हर इंसान को नहीं मिलती ना, तो यू हैव टू मेक योर माइंड काम, यू हैव टू मेक योर माइंड स्टेबल। तो उस पर भी एक श्लोक है जिसमें अर्जुन पूछता है कि इमोशनली इंटेलिजेंट और स्टेबल और स्टेडी माइंड क्या है। दैट इज़ फ्रॉम श्लोक नंबर फ्रॉम चैप्टर 2 श्लोक नंबर 54, जिसमें वो स्थित प्रज्ञा की बात करता है। तो भगवान कृष्ण कंटिन्यूशन में ही श्लोक नंबर 55 में उसे ये बताते हैं कि स्थित प्रज्ञा कौन इंसान होता है, जिसके अंदर वो डिज़ायर्स को बैलेंस करना है, आपकी डिज़ायर्स को कंट्रोल करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखेंगे व्हेन वी बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट, व्हेन वी हैव दैट स्टेबल माइंड, व्हेन वी हैव दैट स्टेबल इमोशंस, तो सारे रिलेशंस तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो ही जाएंगे ना मैम। बिल्कुल। इवन मटेरियलिज्म में, जब हमारे पास साइकिल होती है तो हम सोचते हैं स्कूटर मिल जाए, हाँ। स्कूटर होता है तो सोचते हैं गाड़ी मिल जाए, फिर गाड़ी में भी जो है आज ये छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी चाहिए और बड़ी गाड़ी चाहिए, एरोप्लेन मिल जाए, कुछ भी, आई मीन देयर इज नो लिमिट। सेटिस्फेक्शन नहीं है ना मैम, तो वो सेटिस्फेक्शन, वो संतोष होना बहुत ज़रूरी है। सो लाइफ में संतोष की आजकल बहुत भारी कमी ज़रूरत है। आई थिंक कि ये जो आजकल का कंज्यूमरिस्ट कल्चर है वो भी उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कि हमारी जो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है वो चाहते हैं कि हम और ज़्यादा खर्चें और ज़्यादा वो करें, और इसीलिए लोगों के मन में ये भूख पैदा की जाती है कि आप जो है पैसे खर्चिए, आप ये खरीदिए, आप वो खरीदिए, and that is causing that kind of turmoil also in the students. तभी मैम NEP कहता है ना कि हमें वो स्किल्स इम्बाइब करने हैं लर्नर्स में। आप देखें आजकल बच्चों को पेरेंट्स घर पे क्या सिखाते हैं, तुम्हें इस लेवल तक पहुंचना है क्योंकि फलाने का बेटा पहुंच गया, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। अरे एज अ BEd कोऑर्डिनेटर, इतने साल BEd में जॉब किया है, BEd कॉलेज में, हम हमेशा ये कहते हैं व्हेन यू एंटर इन द क्लासरूम यू शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ चाइल्ड। हर बच्चे की अपनी इंडिविजुअलिटी है, अपनी आइडेंटिटी है। 5 पांडव थे लेकिन पांचों अलग अलग थे, तो कुंती पांचों को ही प्यार करती थी। ऐसा तो नहीं कहा कि अर्जुन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो अर्जुन ही दी बेस्ट है। हर एक की अपनी कैपेबिलिटीज़ और कॉम्पिटेंसेस होती हैं। तो जब पेरेंट्स ये चीज़ समझ जाएंगे कि अपनी कॉम्पिटेंसेस और कैपेबिलिटीज़ से बच्चे को आगे प्रमोट करें, तो प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी। अगर भीम को कहा जाता कि अर्जुन के जैसा बनो, या अर्जुन को कहा जाता सहदेव के जैसा बनो, तो क्या वो अपनी आई मीन फुल ग्रोथ पोटेंशियल को वो नहीं अटेन कर पाते? दैट्स सच एन इम्पॉर्टेंट लेसन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका फेवरेट क्लासरूम या एनी मोमेंट जो अभी तक याद है? Ma'am, one visually impaired learner in my classroom in the year 2000, I think 16-17. तो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा था। आज तक वो बच्ची मुझे कॉल करती है। आई टॉट हर इन अ BEd कॉलेज। तो वो आज भी कॉल करती है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो ब्लाइंड हैं, लेकिन बच्चा उनका ब्लाइंड नहीं है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो शी ऑलवेज कॉल्ड मी एंड टेल मी, मैम उस दिन जो आपका लेक्चर सुन के सुकून मिला था ना, उसने मुझे अंधेरों से बाहर निकाल दिया और मैंने रोशनी देखी। आप सोचिए, एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा रोशनी की बात कर रहा है, तो इट मीन्स आई थैंक गॉड कि आई एम इन दिस प्रोफेशन, जो मैं कुछ
हद तक, मैं ये नहीं कहती 100%, बट एटलीस्ट कुछ परसेंट तक बच्चों की लाइफ को मॉडिफाई कर पा रही हूँ। Illuminate कर पा हाँ, रहे तो वो मोमेंट मुझे आज भी नहीं भूलता, और हर दिवाली पे वो मुझे कॉल करती है कि मैम हैप्पी दिवाली फ्रॉम माय फैमिली टू योर फैमिली, तो वो आज भी बहुत टचिंग मोमेंट है मेरे लिए। That's so lovely, मैम। नेक्स्ट वन कि अगर कृष्णा आज के ज़माने में कोई टेड टॉक देते ओह। तो क्या लगता है उसका क्या टाइटल होता? टेड टॉक के लिए मैम द बेस्ट एंड सुटेबल टाइटल इज हाउ टू विन योर इनर वॉर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एब्सोल्युटली। सो अर्जुना ने यही सिखाया है। एंड फाइनली एक चीज़ जो आप एजुकेशन सिस्टम में तुरंत बदलना चाहती हैं? To be very honest, if you asked me about this question, मैं ये बोलूँगी never judge the learners with the scores. Always judge learners with the mindset they carry with them. आप वैल्यू से, करेक्टर से, माइंडसेट से आप बच्चे को जज करिए, उसकी कॉम्पिटेंसी से जज करिए, बट स्कोर से नहीं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आज हम सिर्फ मार्क्स पे बच्चों को जज करते हैं। 99% लाया वो बच्चा ऐसा होगा। आप देखेंगे मैम बहुत बार ऐसा होता है, बच्चा पूरा साल पढ़ता है, परसेंटेज नहीं आती, बच्चे के अंदर वो कॉन्टेक्चुअल नॉलेज होती है, कंसेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग होती है, बट वो एग्जाम्स में मे बी एग्जाम फोबिया की वजह से नहीं कर पाता। तो वाई नॉट टू फोकस ऑन द माइंडसेट, वाई नॉट टू जज द माइंडसेट एंड द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ लर्नर्स। Thank you, Sakshi ma'am. It's been Thank you. amazing talking to you. And listeners, viewers, if this conversation made you pause, reflect, then don't keep it to yourself. Share it with someone who needs to hear it today. And thank you, Sakshi ma'am, for making us realize that education is not just about syllabus, it is about changing life. So until next time, keep learning, keep questioning, and start reading the Gita again. Maybe you will find the answers to all your questions within the Gita. And don't forget to subscribe, like, share, and comment if you found it interesting. Thank you so much.